तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रिपरेशन मेथड को डिस्कस किया था, जिसमें दो मेथड क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। एक तो ये एसिडिफाइड बेरियम पेरोक्साइड सॉल्यूशन जो है, इसको इवेपोरेट करके और हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर को परफॉर्म करते हुए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा आपने देखा कि जो एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन है, एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस करा करके और फिर हाइड्रोलिसिस करा करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये दो मेथड डिस्कस हो चुके हैं। अब आप थर्ड मेथड देखो, जो कि इंडस्ट्रियल मेथड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रोड्यूस करने का। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-alkyl एंथ्राक्विनॉल। 2-alkyl एंथ्राक्विनॉल। तो ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्या? सेल्फ ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन मींस सेल्फ ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो यहां पे आप देखो, ये जो कंपाउंड है, ये जो स्ट्रक्चर यहां पे आप देख रहे हो, ये है 2-ethyl एंथ्राक्विनॉल। ये क्या है? 2-ethyl एंथ्राक्विनॉल। अब जरा थोड़ा सा मैं कुछ और इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं। अगर 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं एंथ्रासीन। ये कंपाउंड है एंथ्रासीन। ठीक है। अगर 3 बेंजीन रिंग फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये एंथ्रासीन है। अब एंथ्राक्विनॉल की बात कर रहे हैं, तो एंथ्राक्विनॉल के लिए आपको क्या करना है? ये जो बीच वाली जो रिंग है, बीच वाली रिंग पे आपको 2 OH ग्रुप रखते हैं। मैं एक अलग स्ट्रक्चर बना कर बताता हूं। यहां पे OH लगा दे और यहां पे OH लगा दे। तो ये है एंथ्राक्विनॉल। एंथ्राक्विनॉल। अब यहां पे बोले 2-alkyl। तो अभी आप नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हो, पिनेकल बैच वाले स्टूडेंट्स तो नॉमेनक्लेचर देख चुके हैं। तो आप ये देखोगे कि जब एंथ्रासीन का नॉमेनक्लेचर होता है, एंथ्रासीन की नंबरिंग होती है, तो एंथ्रासीन की नंबरिंग जो है, हम ये 4 में से किसी एक कार्बन से शुरू करते हैं। एंथ्रासीन की जो नंबरिंग है वो या तो इस कार्बन से स्टार्ट होती है, या इस कार्बन से स्टार्ट होती है, या इस कार्बन से स्टार्ट होती है, या इस कार्बन से स्टार्ट होती है। ठीक है। इन 4 में से किसी एक कार्बन से स्टार्ट होती है। तो अब अगर इसको हम फर्स्ट पोजीशन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कार्बन क्या हो जाएगा? सेकंड पोजीशन हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे एक एल्काइल ग्रुप आ गया, तो यहां पे हमने एक एल्काइल ग्रुप रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2-alkyl एंथ्राक्विनॉल। अब ये R को आप बदल दो। अगर R मिथाइल है तो 2-मिथाइल एंथ्राक्विनॉल हो जाएगा, इथाइल है तो 2-ethyl एंथ्राक्विनॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो हमने यहां पे कंसिडर किया 2-ethyl एंथ्राक्विनॉल को। अब इसको हम एयर या ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। ठीक है। इसको बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन।
तो जब हम एरियल ऑक्सीडेशन कराते हैं तो 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल जो है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड में। अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं ऑक्सीजन और एयर के साथ, या बोल सकते हैं एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो यहां पे प्रोड्यूस होगा ये कंपाउंड। ये कंपाउंड बन जाता है। प्लस प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ये कंपाउंड प्रोड्यूस होता है और उसके साथ क्या बनता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। इस कंपाउंड को बोलेंगे 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोन। ओन, आप देखो यहाँ पे ओन आ रहा है लास्ट में, मतलब कीटोनिक ग्रुप है। तो 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोन, और यहाँ पे क्या है? ऑल आ रहा है। ऑल, ऑल मतलब क्या है इसमें? एल्कोहल। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। ये जो 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोन है इसको ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम या निकेल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। ठीक है, पैलेडियम हो सकता है और निकेल हो सकता है और प्लैटिनम हो सकता है, ये यूज करेंगे। तो क्या होगा? ये वापस रिड्यूस होकर के इस एंथ्राक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो अब अगर हमें लार्ज स्केल पे हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाना है तो क्या करेंगे? जो 2 एल्काइल एंथ्राक्विनॉल है इसका एरियल ऑक्सीडेशन कराते हैं। एरियल ऑक्सीडेशन कराने पे 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोन प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को अलग कर लिया, फिर ये जो 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोन है इसको फिर से रिड्यूस कर देते हैं निकेल और हाइड्रोजन के साथ, पैलेडियम और हाइड्रोजन के साथ, प्लैटिनम और हाइड्रोजन के साथ। तो इससे ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा 2 एल्काइल एंथ्राक्विनॉल में। फिर से उसका एरियल ऑक्सीडेशन कराते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा, फिर एंथ्राक्विनोन जो बना है उसको रिड्यूस करके एंथ्राक्विनॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से बार बार उसको यूज किया जाता है। तो ये समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। मतलब एक बार यूज हो गया, अब उसमें आपको इसको फिर से रीयूज करना पड़ेगा, मतलब फिर से ऐड करना पड़ेगा। वही वाला वापस नहीं, वही नहीं। हाँ, तो अब जरा एनसीईआरटी में देखो क्या गिवन है। बोला है कि इन दिस केस 1% हाइड्रोजन परऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू पहले जो हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलता है उसका कंसंट्रेशन कितना है? 1%। 1% हाइड्रोजन परऑक्साइड इज फॉर्म्ड। इट इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर and concentrated to nearly 30% by mass by distillation। पहले 1% by mass था, उसको हम वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करते और एक्सट्रैक्ट करके उसको कंसंट्रेट करते हैं नियरली 30% बाय मास। कैसे? बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन। कल की क्लास में बताया था वैक्यूम डिस्टिलेशन के बारे में। फिर उसके बाद बोला इट कैन बी फर्दर कंसंट्रेटेड टू नियरली 85% बाय केयरफुल डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर। मतलब केयरफुली वैक्यूम डिस्टिलेशन को करा करके हम उसका कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके कितना कर लेते हैं? 85% बाय मास। और अगर हमें प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड चाहिए तो बचा हुआ जो वाटर है उसको हम फ्रीज करके अलग कर लेंगे। आप अगर वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट को आप देखो तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट 272.4 केल्विन, 272.4 केल्विन, जबकि वाटर का कितना है? 273 केल्विन। इसका मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट ही फ्रीजिंग पॉइंट होगा।
तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। तो अगर हम फ्रीज करेंगे तो पहले कौन फ्रीज होगा? वाटर। फ्रीज करोगे मतलब कूल करोगे ना, कूल करोगे तो पहले किसका फ्रीजिंग पॉइंट अचीव होगा? वाटर का अचीव होगा। तो वाटर पहले फ्रीज कर जाएगा, फ्रीज करके वो अलग हो गया। जो 85% बाई मास हाइड्रोजन पेरोक्साइड था और 15% बाई मास वाटर था। तो जब हम इस मिक्सचर को फ्रीज करते हैं तो वाटर फ्रीज होकर के अलग हो जाता है, आइस बन करके अलग हो जाता है और प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रियली। तो वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको ये नोट्स में मिलेगी। इन दिस केस 1% हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज फॉर्म, इट इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर and concentrated to nearly 30% by mass by distillation under reduced pressure. ठीक है, it can be further concentrated to nearly 85% by mass by careful distillation under low pressure. फिर बोला the remaining water can be frozen out to obtain pure hydrogen peroxide. तो इस तरीके से pure hydrogen peroxide को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब आ रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसपे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जो रिडॉक्स टाइट्रेशन आपने पढ़ा है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, बट मैंने उस पे बेस क्वेश्चन को अवॉइड किया था। ठीक है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मतलब एक इंपॉर्टेंट रिडॉक्स स्पीसीज है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, तो इस वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अमाउंट को मेजर करने के लिए ये स्पेशल यूनिट यूज की जाती है। मैंने पहले बताया हुआ है क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कांसेप्ट, मोल कांसेप्ट में? यस सर, बताया हुआ है मोल कांसेप्ट में? सर आपने लेक्चर भेजा? यस सर, लेक्चर सेंड किया था। इसका लेक्चर भेजा था। हाँ, उसमें V वॉल्यूम ऑफ H2O2 का क्या मतलब होता है वो बताया हुआ है। सर वो डाउट क्लास थी ना, तब उसके बाद भेजा था आपने। हाँ भेजा था। क्वेश्चन आए थे उसमें परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम का कांसेप्ट भी था क्या? यस सर, यस सर। चलो कोई बात नहीं, अभी रिवाइज हो जाएगा, नोट्स में है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आप देखो इसमें बोल रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ V वॉल्यूम ऑफ H2O। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? V वॉल्यूम ऑफ H2O2 के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब बात आती है V वॉल्यूम ऑफ H2O2 का क्या मतलब है। तो बोला V वॉल्यूम ऑफ H2O2 मींस, V volume of H2O2 means one volume of aqueous solution of hydrogen peroxide. V volume of H2O2 means one volume of aqueous solution of hydrogen peroxide, ठीक है, on decomposition gives V volume of oxygen at STP. V volume of oxygen at STP, ये इसका मतलब है। एक बार फिर से समझो, क्या बोल रहे हैं? V volume of H2O2 means, V volume of H2O2 means one volume of aqueous solution of hydrogen peroxide on decomposition, अगर हम इसको डिकम्पोज करें, on decomposition gives V volume of oxygen at STP। मतलब इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम सोल्यूशन से, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम सोल्यूशन अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लें और उसको डिकम्पोज करें तो एसटीपी पे V वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो।
अब ध्यान देना, ये ऑक्सीजन जो है ना ये गैसियस फॉर्म में, जबकि ये किस फॉर्म में है, ये 1 वॉल्यूम, ये सोल्यूशन के फॉर्म में, ये लिक्विड सोल्यूशन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लिक्विड सोल्यूशन लिया, मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर 1 मिलीलीटर सोल्यूशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लिया और उसको आप डिकम्पोज करते हो तो V मिलीलीटर ऑक्सीजन का एसटीपी पे प्रोड्यूस हो। 1 मिलीलीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो V मिलीलीटर ऑक्सीजन का एसटीपी पे प्रोड्यूस होगा। ये बात समझ में आ रही है? अरे सात्विक, विचार कहां तेरे विचार है? अच्छा व्हाट्सएप, मतलब तू गजब ही है। अभी नहीं, ये वायर जो है ना, इसको अभी टच कराऊंगा तो एकदम पूरा एनर्जी में आ जाएगा। रख उसको, व्हाट्सएप जरूरी है, वीआईपी हो गया एकदम। तो ये बात समझ में आ गई भाई? मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन का है और उसको हम डिकम्पोज करेंगे तो V लीटर ऑक्सीजन का एसटीपी पे प्रोड्यूस हो। तो अब देखो ये रिएक्शन है जिसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है। 2H2O2 लिक्विड गिव्स 2H2O लिक्विड प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है? 2H2O2 लिक्विड प्लस गिव्स 2H2O लिक्विड प्लस ऑक्सीजन गैस। कहने का मतलब क्या है, अगर हम 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोज कराते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अगर 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोज कराते हैं तो 1 मोल ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होगा। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है? तो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 मोल से ऑक्सीजन का 1 मोल प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीजन के 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होगा? 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन एट एसटीपी अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोज होना चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 1 मोल का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। इसका मॉलिक्यूलर मास है 34, तो इसके 1 मोल का मास 34 ग्राम है, तो 2 मोल का मास 68 ग्राम होगा। समझ में आ रहा है? तो हम ये बोल सकते हैं कि 68 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर डिकम्पोज कराएंगे तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन का एसटीपी पे प्रोड्यूस। ये स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन क्लियर हो गया? तो अब देखो, बोल रहे हैं यहां पे 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी requires 68 gram of hydrogen peroxide. Therefore, 1 liter of oxygen at STP requires 68 upon 22.4 gram of hydrogen peroxide. ठीक है? तो V लीटर ऑफ ऑक्सीजन अगर हमें प्रोड्यूस करना है, V लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP requires 68 V upon 22.4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। समझ है? अच्छा, बाय डेफिनेशन आप देखो, जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है, V वॉल्यूम ऑफ H2O2 की जो डेफिनेशन है, तो उसके लिए हम V लीटर ऑक्सीजन अगर प्रोड्यूस करना चाहते हो तो 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का होना चाहिए। तो V लीटर ऑक्सीजन के लिए 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन होना चाहिए, और V लीटर ऑक्सीजन के लिए इतना ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होना चाहिए। इसका मतलब इतना ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में होना चाहिए। ये बात समझ में आई? तो यहां पे देखो बोल रहे हैं कि बाय डेफिनेशन, हाँ अब वही फिर से यहाँ समझा रहा हूँ, देख, बाय डेफिनेशन V लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP requires 1 liter of aqueous solution of hydrogen peroxide। यही है ना डेफिनेशन? तो V लीटर ऑक्सीजन के लिए 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का होना चाहिए, और V लीटर ऑक्सीजन के लिए इतना ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होना चाहिए। इसका मतलब इतना ग्राम 1 लीटर में होना चाहिए। अरे डिफिनीशन देखना, ये वाली डिफिनीशन, ये डिफिनीशन इधर, ये डिफिनीशन है।
सर 22.4 लीटर में 60 लीटर 22.4 लीटर ऑक्सीजन का है और 68 V/24 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। अगर इतना ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का हम डिकम्पोज कराते हैं तो V लीटर ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होता है। ऑब्वियसली 1 लीटर में होगा। अच्छा, अब आराम से समझ लो भाई, अब अपना खोपड़ी खाली कर लेना, ठीक है। ये डेफिनेशन ये बोलती है कि V वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब है 1 लीटर एक्वस सोल्यूशन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डिकम्पोज करने पे V लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा एट STP। ये क्लियर हो गया। और ये पूरी जो स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन से जो हमने एनालिसिस की, उस एनालिसिस से हमें ये समझ में आया कि V लीटर ऑक्सीजन एट STP अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए इतना ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का चाहिए। और ये अमाउंट जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का है वो 1 लीटर सोल्यूशन में होना चाहिए, क्योंकि उसी 1 लीटर से तो 22.4 लीटर बन रहा है। तो उस 1 लीटर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सोल्यूशन में इतना ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का होना चाहिए। नहीं समझ में आया? तो 1 लीटर सॉल्यूशन, हाँ, 1 लीटर सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और वाटर दोनों प्रेजेंट। उस सोल्यूशन में जितना हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जब डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होकर के वो V लीटर ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करता है। 1 लीटर सॉल्यूशन, हाँ, 1 लीटर सोल्यूशन में जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वो डिकम्पोज होकर के V लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। लग रहा है 1 लीटर प्योर है। हाँ, तो इसीलिए ना, तुझे लग रहा था तो इसीलिए तो सब गड़बड़ हो रही थी। अब तो नहीं लग रहा है ना? अच्छा, तो अब देखो यहां से हमें क्या पता चल गया, यहां से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सोल्यूशन का स्ट्रेंथ पता चल गया। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। स्ट्रेंथ क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इसका मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सोल्यूशन का स्ट्रेंथ कितना आ गया? 68 V/22.4 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 68 V/22.4 ग्राम, तो ये ग्राम पर लीटर हो गया ना, तो यही तो स्ट्रेंथ हो गई। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सोल्यूशन ये आ गया। सिंप्लीफाई करोगे 17 V/5.6 ग्राम पर लीटर आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये 3V है। अप्रोक्सीमेटली ये क्या है? 3V। तो ये आ गया स्ट्रेंथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सोल्यूशन का। अब देखो मोलैरिटी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सोल्यूशन की कितनी होगी? तो मोलैरिटी होती है स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास। भाई स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर है, उसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना, तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हो, ठीक है। तो मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सोल्यूशन इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास। स्ट्रेंथ हमने निकाला 17 V/5.6, मॉलिक्यूलर मास है 34, डिवाइड कर दिया तो ये आ गया V/11.2 मोल पर लीटर। ये मोलैरिटी आ गई V/11.2 मोल पर लीटर। क्लियर? अब इसकी नॉर्मलिटी निकालते हैं। नॉर्मलिटी ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सोल्यूशन क्या होगा? तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोलैरिटी हमने निकाला है V/11.2 और वैलेंसी फैक्टर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का 2 है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में? तो इंटू 2, मोलैरिटी इंटू 2, तो ये क्या आ गया? V/5.6 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यहाँ पे लिख देते हैं V/5.6 कट रहा है। अच्छा, चलो ठीक है। तो ये आ गई इसकी नॉर्मलिटी, ठीक है। नॉर्मलिटी आ गई V/5.6 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इस पे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे देते हैं, स्ट्रेंथ पूछते हैं,
मोलैरिटी पूछते हैं, नॉर्मलिटी पूछते हैं। अब परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना होगा? परसेंटेज स्ट्रेंथ होता है स्ट्रेंथ बाय 10। तो स्ट्रेंथ हमने निकाला 17V/5.6, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? 1.7V/5.6, अप्रोक्सीमेटली 0.3V। मूल कंसेप्ट का लेक्चर देखो, समझ में आएगा, नोट्स देखोगे उसमें जो परसेंटेज स्ट्रेंथ होता है वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, और स्ट्रेंथ होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर में जितना सोल्यूट है 100 मिलीलीटर में उसका 1/10 होगा। तो ये क्लियर हो गया भाई? Yes, sir. ये कोई क्वेश्चन कराया है? एक बार यहाँ इसमें देख लो, एनसीईआरटी में देख लोगे तो शायद क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये सारे कन्वर्जन ये समझ में आ गया ना कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मोलैरिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से नॉर्मलिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से परसेंटेज स्ट्रेंथ, ये सबको समझ में आ गया? नहीं, एनसीईआरटी में है लेकिन थोड़ा कहानी अलग है। पेज नंबर 293 पे देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बोल रहा है कि इन द प्योर स्टेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन almost colorless very pale blue liquid. Its important physical properties are given in table 9.4. तो अब जरा पहले ये टेबल देख लो। तो इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 272.4 केल्विन है, वाटर से कम, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 423 केल्विन है, वाटर से ज्यादा। एक्स्ट्रापोलेटेड, एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा है, स्पेलिंग एरर। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट तो आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते ना। अरे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकाल लोगे? डिकम्पोज होने लगता है ये, तो इसलिए एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं। उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी कर रहा है विथ प्रेशर, उससे जो है कर्व को जो है उसी को एक्स्ट्रापोलेट करके हम ये निकाल लेते हैं कि किस प्रेशर, मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये वैल्यू देखो 150 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका? 423 केल्विन है, तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 प्लस 50 423 होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट वाटर के मेल्टिंग पॉइंट से कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। इंटरेस्टिंग है, देखो मेल्टिंग पॉइंट कम है और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। वेपर प्रेशर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.9 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। ये वेपर प्रेशर वैल्यू भी आप देखोगे ना तो वाटर से कम होगी, वाटर की इससे ज्यादा होगी। अभी इतना तो याद रखा नहीं जाता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अगर इसका ज्यादा है तो मतलब इसकी इवेपोरेशन टेंडेंसी कम होगी। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो इवेपोरेट होने की टेंडेंसी कम होगी, इवेपोरेट होने की टेंडेंसी कम होगी तो वेपर प्रेशर भी कम होना चाहिए। सेम टेम्परेचर पे इसका और वाटर का वेपर प्रेशर को कंपेयर करोगे तो वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। डेंसिटी इसकी 1.64 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है 268.5 केल्विन पे, तो इसकी डेंसिटी भी वाटर की डेंसिटी से काफी ज्यादा है। वाटर की तो मैक्सिमम डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। डेंसिटी लिक्विड फॉर्म में आप इसके देखो तो 1.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है।
वाटर का अब देखो इसमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड फॉर्म में कम है। वाटर के केस में उल्टा होता है, वाटर के केस में लिक्विड फॉर्म में डेंसिटी ज्यादा होती है, सॉलिड फॉर्म में डेंसिटी कम होती है। ठीक है, अब ये फैक्ट याद रखना। हाँ, वाटर ही एक्सेप्शन है। विस्कोसिटी 1.25 सेंटीपॉइस है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका देखो वाटर से कम है। अब इस अलग अलग डेटा अलग अलग टेम्परेचर पे मेजर किया हुआ है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 70.7 ऑब्जर्व हो रहा है, जबकि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 81 होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है? 81। और ये कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड? 70.7। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी 5.1 इंटू 10⁻⁸ है। वाटर के केस में कितनी थी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाटर की 5.7 इंटू 10⁻⁸, मतलब वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कंपेयर में। तब ये कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट वाटर के मेल्टिंग पॉइंट से कम है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कम है, इसका वेपर प्रेशर वाटर के वेपर प्रेशर से कम है, इसकी विस्कोसिटी वाटर की विस्कोसिटी से ज्यादा होगी। उसके पीछे वजह ये होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, वो ज्यादा होती है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी वाटर से कम है। तो बस आप ये कंपैरिजन, जब डेटा मतलब न्यूमेरिक वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनका कंपैरिजन पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोल रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। ये वाटर में किसी भी प्रोपोर्शन में मिसिबल है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है विथ वाटर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। और ऐसा इथेनॉल के साथ भी ऑब्जर्व होता है। इथेनॉल भी वाटर के साथ मिसिबल है इन ऑल प्रोपोर्शन। सैचुरेशन नहीं है, कितना भी अमाउंट आप उसमें डिजॉल्व कर। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस एंड फॉर्म्स अ हाइड्रेट H2O2.H2, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 221 केल्विन। अब ये जो हाइड्रेट है, इस हाइड्रेट का मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट से क्या है? कम है। A 30% solution of hydrogen peroxide is marketed as 100 volume hydrogen peroxide. ठीक है, अभी देखो परसेंटेज स्ट्रेंथ मैंने क्या लिखवाया था? 0.3V। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर 100 पुट कर दो वहां पे, तो 0.3 इंटू 100 30 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो बोला कि 30% solution of hydrogen peroxide is marketed as 100 volume hydrogen peroxide. It means 100 milliliter of oxygen. It means that 1 milliliter of 30% hydrogen peroxide solution will give 100 milliliter of oxygen at STP definition के according. Commercially marketed sample is 10V. जो कॉमर्शियल पर्पज के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं, उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होता है? 10V होता है। 10V होता है मतलब उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना है? 3%। उसमें कितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड है? 3%। which means that the sample contains 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? 17V/5.6 या अप्रोक्सीमेटली
3V। तो ये हो जाएगा 10 वॉल्यूम है तो 30% आ जाएगा, 3% आ जाएगा, नहीं 30%, 30 ग्राम पर लीटर, 3%। तो कन्वर्जन फैक्टर पता है तो आप सीधे जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन था 15 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन का है, 15 वॉल्यूम H2O2, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि इसका स्ट्रेंथ कितना होगा, इसकी मोलारिटी कितनी होगी, इसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी। तो अगर 15 वॉल्यूम ऑफ H2O2 है तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, 15 इंटू 3, ठीक है, 3V। तो ये यहां से जो है आप कैलकुलेट कर लोगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगा इसका, इसने गलत सॉल्व किया, नहीं नहीं सॉल्व करने में गड़बड़ हो सकती है। अगर 15 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन है और यहां पे आपको सारे कैलकुलेशन करने हैं तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा 3V यानी कि 45 ग्राम H2O2 पर लीटर, ठीक है। अब उसको भूल जाओ, अब तुम अपना देखो, तो स्ट्रेंथ ये आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे मोलारिटी कैलकुलेट करें तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, V अपॉन 11.2, तो यानी कि 15 अपॉन 11.2 मोल पर लीटर, तो ये आ रहा है 1.34, 15 अपॉन 11.2। Yes, sir. 1.34 मोल पर लीटर। हाँ V की वैल्यू 15 है, और नॉर्मलिटी अगर आप देखोगे तो V अपॉन 5.6, तो मतलब इसी को डबल कर दो तो 2.68 हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और परसेंटेज स्ट्रेंथ अगर निकालना है तो वो 4.5 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ये होना चाहिए। तो इस पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। हाँ, अब इसमें एक चीज हो सकती है कि कई बार जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड है ना वो STP पे ना दे करके किसी और कंडीशन पे दे देते हैं, तो फिर आपको उसको पहले STP पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, STP पे कन्वर्ट करके वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालोगे, फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ से आपको मोलारिटी, नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, गैस स्ट्रेट नहीं पड़ा है क्या? नहीं, वही तो कंबाइंड गैस ला लगा दे भाई, हाँ किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है किसी और प्रेशर और टेम्परेचर पे दे देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन का ही वॉल्यूम किसी और प्रेशर और टेम्परेचर पे बता देंगे, तो फिर आपसे बोलेंगे कि फिर इस सोल्यूशन की नॉर्मलिटी कितनी होगी, मोलारिटी कितनी होगी, स्ट्रेंथ कितना होगा, ठीक है, तो आपको उसी तरीके से उसको पहले STP कंडीशन में कन्वर्ट करके वहां से वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता करना पड़ेगा, और फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ से आप मोलारिटी, नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ ये सब कैलकुलेट करो। अब आप देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम। वैसे तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि एक जैसा टर्म है तो एक ही जगह पे पढ़ लेते हैं। परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है, बोल रहे हैं वॉल्यूम इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3।
सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो मिक्सचर है उसको ओलियम बोलते हैं। इसको आप H2S2O7 ऐसे भी लिख सकते हो, H2S2O7। बोले एट हाई कंसंट्रेशन इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीग्रेटेड मॉलिक्यूल H2S2O7। तो अगर हम हाई कंसंट्रेशन को कंसिडर करें तो हाई कंसंट्रेशन पे ये इंटीग्रेटेड मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एंड एट लो कंसंट्रेशन इट इज मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। अगर इसका कंसंट्रेशन लो है ओलियम का, फिर तो ये H2SO4 और SO3 का मिक्सचर है। लेकिन अगर हम हाई कंसंट्रेशन इसका कंसिडर कर रहे हैं तो वो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2S2O7। आगे देखो, बोले कंपोजिशन ऑफ ओलियम इज एक्सप्रेस्ड एज X% ऑफ ओलियम। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? X% ऑफ ओलियम। ठीक है, अब X% ऑफ ओलियम का क्या मतलब है? बोले X% ऑफ ओलियम मींस X% of oleum means 100 gram of oleum on hydration. 100 gram oleum on hydration produces X gram of H2SO4। ठीक है, ये देखो नीचे रिएक्शन लिखी हुई, ये ओलियम है, H2SO4 और SO3 का मिक्सचर, इसका हाइड्रेशन करा रहे, मतलब वाटर ऐड कर रहे। तो वाटर ऐड करने पे ये जो SO3 है, ये SO3 भी क्या बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा। जो H2SO4 है वो तो H2SO4 ही रहेगा, जो SO3 है वो SO3 भी वाटर से कंबाइन करके H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो रही है, H2SO4 प्लस SO3 प्लस H2O गिव्स 2H2SO4। अब यहां पे बोल रहे हैं कि अगर हम इस मिक्सचर का, ओलियम मिक्सचर का 100 ग्राम लेते हैं, तो ये 100 ग्राम हाइड्रेट होने पे, हाइड्रेशन के बाद X ग्राम H2SO4 का प्रोड्यूस करता है। टोटल अमाउंट ऑफ H2SO4 आफ्टर हाइड्रेशन क्या है? X ग्राम बाय डेफिनेशन। अब हम यहां पे ये जूम कर लेते हैं कि इस मिक्सचर में, ओलियम मिक्सचर में Y ग्राम SO3 है, तो 100 माइनस Y ग्राम क्या होगा? H2SO4। ठीक है, Y ग्राम इसके अंदर SO3 का है, तो 100 माइनस Y ग्राम H2SO4 का होना चाहिए। वाटर से रिएक्ट करेगा SO3, तो जो रिएक्शन हो रही है उसको अलग से लिख ले रहे हैं, SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4। ठीक, SO3 का हमने Y ग्राम लिया है, अब इस Y ग्राम से कितना H2SO4 प्रोड्यूस हुआ होगा वो निकाल लेते हैं। तो Y ग्राम मतलब Y बाई 80 मोल, SO3 का मॉलिक्यूलर मास 80 है, इसके नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएंगे? Y बाई 80, Y बाई 80 मोल। अब आप देख रहे हो इसके 1 मोल से H2SO4 का 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल से 1 मोल, तो Y बाई 80 से Y बाई 80। अब Y बाई 80 मोल का मास कितना होगा? तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 होता है, तो 1 मोल का मास 98 ग्राम, तो Y बाई 80 मोल का मास Y बाई 80 इंटू 98 ग्राम। समझ में आया? तो इतना H2SO4 और बना है, और पहले से कितना H2SO4 था? 100 माइनस Y, 100 माइनस Y ग्राम पहले से था, और इतना SO3 के हाइड्रेशन से प्रोड्यूस हो गया, तो टोटल H2SO4 कितना हो गया? 98 Y बाई 80 प्लस 100 माइनस Y। ये समझ में आया? टोटल अमाउंट ऑफ H2SO4 आफ्टर हाइड्रेशन 100 माइनस Y प्लस 98 Y बाई 80, और डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू X है, ये वैल्यू X है ना। तो अब यहां से X इन टर्म्स ऑफ Y निकाल लिया, तो X इज इक्वल टू 100 प्लस 18 Y बाई 80 आ गया, 100 प्लस 18 Y बाई 80 आ गया। ठीक है, तो Y वैल्यू क्या आ गई? Y वैल्यू आ गई X माइनस 100 इंटू 80 बाई 18, या ये आ गया X माइनस 100 इंटू 40 बाई 9। ये जो Y है ये है परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। ओलियम के अंदर फ्री SO3 कितना है? Y ग्राम है ना, 100 ग्राम में Y ग्राम, तो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम Y% होगा।
तो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इज इक्वल टू y एंड दिस इज इक्वल टू 40/9 इंटू x माइनस 100। क्लियर है भाई? ये आ गया। अब देखो ये जो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 है, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हम यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू और x की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। ये जो x% ओलियम है उसमें x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और x की मिनिमम वैल्यू क्या है। तो जरा देखो x इन टर्म्स ऑफ y इतना है, ठीक है। x इन टर्म्स ऑफ y जो है वो ये गिवन है। अब अगर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो y को 0 पुट कर दो, ठीक है। तो x मिनिमम y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 तो x मिनिमम इज इक्वल टू 100 और x मैक्सिमम अगर आपको चाहिए तो y को 100 पुट कर दो। x मैक्सिमम अगर आपको चाहिए तो y वैल्यू को 100 पुट कर दो, ठीक है। y को 100 पुट करोगे तो x मैक्स वैल्यू 122.5 आ जाती है। x मैक्स 122.5 आ जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब x किस रेंज में लाई करेगा? x रेंज इस रेंज में लाई करेगा, 100 से 122.5 की रेंज है x की। इसकी मिनिमम वैल्यू 100 और मैक्सिमम वैल्यू 122.5। अगर वैल्यू इस रेंज से बाहर आती है मतलब वो वैल्यू गलत है, ठीक है। परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम की वैल्यू लेस देन 100 नहीं हो सकती और ग्रेटर देन 122.5 नहीं हो सकती। तो इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि वैल्यू इसी रेंज में होनी चाहिए। अब जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 प्रेजेंट इन 109% ओलियम। ओलियम का कितना है? 109% और उसमें परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 निकालना है, मतलब x गिवन है, y निकालना है। तो y इज इक्वल टू 40/9 इंटू x माइनस 100, तो ये 40% आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछते हैं, या तो x दे करके y निकालने के लिए बोलेंगे या y दे करके x निकालने के लिए बोलेंगे, जनरल। वैसे ये जो डिस्कशन आता है ये P ब्लॉक में आता है, +2 ग्रुप 16। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंसीडर कर रहे हैं। अभी आपने देख ही लिया एनसीईआरटी में। तो बोला इन प्योर स्टेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑलमोस्ट कलरलेस, वेरी पेल ब्लू लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट इसका 272.4 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट 423 केल्विन है। अभी जैसा मैंने बताया आपको, मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन इसका विथ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन इसका विथ वाटर, ठीक। इसका वेपर प्रेशर का कंपैरिजन विथ वाटर, इसकी वोलेटिलिटी का कंपैरिजन विथ वाटर, इसकी विस्कोसिटी का कंपैरिजन विथ वाटर, ठीक है। इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कंपैरिजन विथ वाटर, इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कंपैरिजन विथ वाटर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
तो बोले हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। कैसा है इसका स्ट्रक्चर? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। The molecular dimensions in the gaseous phase and solid phase are shown in figure 9.3. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ऐसा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ओपन बुक। ये ओपन बुक है ना, तो ऐसा स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो इस स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन यहां है। भाई आप लोगों को दिख रहा है? नो सर, थोड़ा सा ऊपर कर दो। अच्छा थोड़ा सा ऊपर, रुक जाओ। नहीं, एनसीईआरटी देख करके इमेज दिमाग में नहीं जाती है। देखो ये ओपन बुक है, आप दिख रहा है? दिखा भाई? अपना कैमरा दिखाओ, बहुत दिक्कत है। रुक जाओ। दिख रहा है ना? अच्छे से दिख रहा है भाई? यस सर, दिख रहा है। आप बोल ही नहीं रहे तुम लोग। तो ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखो एक ऑक्सीजन जो है ना वो यहाँ होगा, यहाँ ये जो लाइन बन रही है। अच्छा मैं खड़ा ही हूँ। एक ऑक्सीजन देखो, एक ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ इस पॉइंट पे ये जो लाइन बन रही है ना दोनों पेजेस के बीच में, उसको देखो। तो एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर इस पेज पे, और एक हाइड्रोजन इस पेज पे आ रहा है। ये जो स्लांटेड पेज है ना ये, तो एक हाइड्रोजन जो है इस पेज पे आएगा। समझ में आया? यस सर। इसीलिए बोलते हैं इसको ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। अब उसमें भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में और गैस नहीं, गैसियस फेज में और सॉलिड फेज में जो डायमेंशंस हैं उनमें चेंज हो रहा है, बॉन्ड एंगल में चेंज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो गैसियस फेज में जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी लेंथ कितनी बता रहे हैं? 95 पिकोमीटर। गैसियस फेज में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ कितनी है? 95 पिकोमीटर। लेकिन सॉलिड फेज में कितनी है? 98.8 पिकोमीटर। मतलब सॉलिड फेज में OH बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाती है। और देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ गैसियस फेज में 147.5 पिकोमीटर है, और सॉलिड फेज में क्या है? 145.8 पिकोमीटर। यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सॉलिड फेज में कम हो जाता है, गैसियस फेज में बढ़ जाता है, ठीक है। सॉलिड फेज में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कम है और गैसियस फेज में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अब ये पूरा डेटा जो है ना आपके माइंड में होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज नहीं, कंपैरिजन। मैं बार बार आपको बोलता हूं वैल्यूज नहीं पूछी जाती, कंपैरिजन पूछा जाता है, ठीक है। तो सॉलिड फेज में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, गैसियस फेज में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। मतलब पेरोक्साइड बॉन्ड गैसियस फेज में वीक है, पेरोक्साइड बॉन्ड गैसियस फेज में वीक है, सॉलिड फेज में स्ट्रॉन्ग है। OH बॉन्ड गैसियस फेज में स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड फेज में वीक। ये क्लियर हो गया? और देखो ये जो बुक एंगल है, बुक एंगल, ये दिस इज बुक एंगल, ये बुक एंगल है, ये वाला एंगल।
ठीक है। ये बुक एंगल जो है वो गैसियस फेज में ज्यादा है 111.5 डिग्री, और सॉलिड फेज में बुक एंगल कम है, बहुत कम है, 90.2 डिग्री। मतलब सॉलिड फेज में ये बुक जो है कम खुली हुई है और गैसेस फेज में ये ज्यादा खुली हुई है। समझ में आया कि नहीं? ये बुक एंगल गैसियस फेज में क्या है, ज्यादा है, मतलब बुक ज्यादा ओपन है, गैसेस फेज में कम ओपन है सॉलिड फेज में। तो ये समझ में आ रहा है। और HOH बॉन्ड एंगल, HOO बॉन्ड एंगल में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। गैसियस फेज में HOO बॉन्ड एंगल कम है, सॉलिड फेज में ज्यादा है। ये जितने भी पैरामीटर हैं ये सब आपको अलग अलग लिखने चाहिए, ठीक है। हाँ, लिक्विड फॉर्म में इंटरमीडिएट सिचुएशन होगी। अब आपको क्या क्या लिखना है तो बता देता हूं भाई। एक तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो OH बॉन्ड इन gaseous phase is less than that of OH bond in solid phase, ऐसे लिखना है, ठीक है। और OO bond in gaseous phase bond length is greater than that of OO bond in solid phase। ठीक है। बुक एंगल, ठीक है, बुक एंगल की अगर हम बात करें तो ये कहां पे ज्यादा है, गैसियस फेज में ज्यादा है सॉलिड फेज के कंपेयर में। और HOO बॉन्ड एंगल, HOO बॉन्ड एंगल अगर हम इसको देखें तो ये कहां पे ज्यादा है, गैसियस फेज में कम है, सॉलिड फेज में ज्यादा है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना है। ये क्लियर हो गया। अब आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को कंसीडर कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज तो बोल रहा है कि इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है इन बोथ एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम में भी और एल्कलाइन मीडियम। सिंपल रिएक्शंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो ये रिएक्शन जो है यहाँ पे इसकी एसिडिक मीडियम में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और एल्कलाइन मीडियम में भी एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट गिवन है। अब यहाँ पे एक बात जो एनसीईआरटी में तो क्लियरली नहीं लिखी हुई है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए नोट्स में आपको मिल जाएगी। देखो,
लिखा हुआ है इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम। ये तो एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है। आगे देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम देन दैट ऑफ एल्कलाइन मीडियम। एसिडिक मीडियम में इसका जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है वो एल्कलाइन मीडियम से ज्यादा होता है। ठीक है, तो एसिडिफाइड H2O2 is more powerful oxidizing agent than that of alkaline H2O2. ठीक है, एसिडिफाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड is more powerful oxidizing agent than that of alkaline hydrogen peroxide. ये IIT एग्जाम में पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में देखो क्या हो रहा है, बोल रहा है कि फेरस सॉल्ट अगर है, फेरस सॉल्ट, फेरस आयन, तो ये फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, फेरिक आयन। क्लियर? फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करके बना देता है फेरिक आयन। और पीबीएस, ये जो रिएक्शन है ना, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब यहां तो सिर्फ रिएक्शन लिख दी गई है, बट इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, पीबीएस को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ट्रीट कर रहे हैं, तो PbSO4 और H2O में ये कन्वर्ट होता है। अब देखो इस रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो ये फर्स्ट रिएक्शन से रिलेटेड फैक्ट बोल रहा है, इट ऑक्सीडाइजेज मोहर सॉल्ट। फेरस सॉल्ट जो होता है ना, वो मोहर सॉल्ट बोलते हैं। मोहर सॉल्ट के बारे में मैंने पहले बताया हुआ है। ठीक है, तो मोहर सॉल्ट को एसिडिफाइड H2O2 और एल्कलाइन H2O2 दोनों ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इट ऑक्सीडाइजेज मोहर सॉल्ट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। फिर ये देखो, ये लिखा हुआ PbS सॉलिड, जो कि ब्लैक कलर्ड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ट्रीट किया तो लेड सल्फेट सॉलिड व्हाइट कलर्ड प्लस 4H2O लिक्विड। अब इस रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, बोला दिस रिएक्शन इज यूटिलाइज्ड इन रीस्टोरिंग द व्हाइट कलर इन ओल्ड पेंटिंग्स। जो ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स हैं वो धीरे धीरे करके ना वो फेड होने लगती हैं, मतलब येलोविश कलर, मतलब वो ब्राइटनेस जो है जो पेंटिंग की वो कम होने लगती है। ठीक है, अब वो कम क्यों होती है, क्योंकि वहां पे ऑयल पेंटिंग में जो लेड प्रेजेंट है, वो लेड जो है एटमॉस्फेयर में जो सल्फर प्रेजेंट है, उस सल्फर के साथ कंबाइन करके PbS में कन्वर्ट होता है, जो कि ब्लैक कलर्ड होता है। इसकी वजह से जो पेंटिंग की जो साइनिंग है वो कम होने लगती है। तो उसका ओरिजिनल कलर को रीस्टोर करने के लिए क्या करते हैं, उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, PbS को PbSO4 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेड कोई रिडॉक्स चेन में इन्वॉल्व नहीं है, रिडॉक्स चेन में इन्वॉल्व है सल्फर। So this reaction is utilized in restoring the white color in old paintings, which turns black due to the formation of lead sulfide by the action of atmospheric hydrogen sulfide. ये PbS कैसे बनता है, जो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड है उससे लेड कंबाइन करके PbS बना लेता है। तो इसकी वजह से वो उसका जो कलर है वो धीरे धीरे करके ब्लैक होने लगता है। तो फिर उसको वापस जो है हम व्हाइट कलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। तो इससे पेंटिंग का जो ओरिजिनल कलर है वो रिस्टोर हो जाता है। तो ये एप्लीकेशन क्लियर हो गया? यस सर। रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, तो अब जैसे पर मैग्नेट, एसिडिफाइड पर मैग्नेट के साथ अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ट्रीट करें, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होगा, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि पोटेशियम पर मैग्नेट को अगर कंसिडर करें तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में ये कैसा बिहेवियर दिखाएगा,
रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। तो पर मैग्नेट आयन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीडाइज करके O2 में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान देना, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, और रिड्यूस होगा तो वाटर में कन्वर्ट होगा। क्लियर? अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो O2 में, और रिड्यूस होगा तो H2O में। तो 2 per magnet ion plus 6H positive plus 5H2O2 gives 2Mn2 positive plus 8H2O plus 5O2। ये वही NCERT की रिएक्शन है। इसी तरीके से देखो हाइपोक्लोरस एसिड, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाइपोक्लोरस एसिड। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो हैलोजन के ऑक्सो एसिड्स है, हैलोजन के ऑक्सो एसिड्स का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ, हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ बढ़ता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कम होता है। जैसे अगर हम क्लोरीन के एसिड की बात करें तो हाइपोक्लोरस एसिड है, क्लोरस एसिड है, HClO को हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं, ठीक है, और HClO2 को क्लोरस एसिड, HClO3 को क्लोरिक एसिड, और HClO4 को पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हैलोजन की बढ़ती है तो इससे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। पर क्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और हाइपोक्लोरस एसिड सबसे वीक होगा, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कम होता है। हैलोजन के एसिड में यह बात स्पेशली ऑब्जर्व होती है। समझ में आया कि नहीं? तो HOCl जो है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीडाइज करके O2 में कन्वर्ट कर देता है, खुद रिड्यूस होकर के Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है HOCl, और +1 से ये रिड्यूस होकर के कहाँ आ गया -1। और इसमें प्रेजेंट जो इसका ऑक्सीजन तो आप नहीं बोल सकते हो, जो H2O2 का ऑक्सीजन है ना वो -1 से 0 में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो गया और इसका क्लोरीन रिड्यूस हो गया। तो क्या बताया मैंने, हैलोजन के ऑक्सो एसिड्स में जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है उनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कम होता है। अब आगे देखो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम देखो यहाँ पे भी ये फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर रहा है, Mn2 पॉजिटिव को Mn4 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है, मैग्नीज 2 पॉजिटिव को मैग्नीज 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसे रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, ये NCERT वाली ही रिएक्शन लिखी हुई होगी। तो आप देख रहे हो कि आयोडीन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आयोडीन रिड्यूस कर देता है, नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है O2 में। देखो इसमें आयोडीन रिड्यूस हो रहा है 0 से -1, आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है ना, तो आयोडीन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, आयोडीन को रिड्यूस कर देता है, और एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर मैग्नेट आयन को रिड्यूस कर देता है। पर मैग्नेट आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 में, +7 से +4। पेरोक्साइड अगर रिड्यूस होगा तो H2O में, और ऑक्सीडाइज होगा तो O2 में।
अच्छा देखो, ऊपर मैंने क्या लिखवाया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में, ठीक है, और ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है बेसिक मीडियम में। देखो ये लिखा हुआ है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम देन दैट ऑफ एसिडिक मीडियम। More powerful reducing agent in basic medium than that of acidic medium. वैसे नॉर्मली आप देखोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं ना, वो एसिडिक मीडियम में ज्यादा अच्छे से ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाते हैं। स्टोरेज को देखो, तो बोले कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेस स्लोली ऑन एक्सपोजर टू लाइट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेस स्लोली ऑन एक्सपोजर टू लाइट। तो इन प्रेजेंस ऑफ मेटल surfaces or traces of alkali present in glass containers, the above reaction is catalyzed. ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये और फास्ट हो जाती है अगर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटल सरफेस के कांटेक्ट में आ जाए या एल्काली बेस के कांटेक्ट में आ जाए। समझ आ रहा है? अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटल सरफेस के कांटेक्ट में आता है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसी बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फास्ट हो जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीजन का जो कन्वर्जन प्रोसेस है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, वैसे ही है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैटेलाइज हो जाती है। देयरफॉर इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन वैक्स लाइंड ग्लास। इसको आप ग्लास में सीधे नहीं रख सकते क्योंकि ग्लास लेड क्या है? मेटल है ना, तो उसके साथ अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा तो और तेजी से डिकम्पोज होने लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्लास के ऊपर वैक्स की लाइनिंग करते हैं, ठीक है, एक तरीके से ग्लास के ऊपर वैक्स की कोटिंग करते हैं, उसके अंदर रखते हैं फिर इसको, जिससे कि ये सीधे ग्लास के कांटेक्ट में ना आए। वैक्स मतलब क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन वैक्स लाइंड ग्लास और प्लास्टिक वेसल्स, या हम इसको कहां रखते हैं? प्लास्टिक वेसल में रखते हैं, प्लास्टिक कंटेनर में रखते हैं। और कहां रखते हैं? डार्क में रखते हैं। प्लास्टिक कंटेनर में ब्लैक कलर कर दे तो भी तो नहीं, सनलाइट नहीं होनी चाहिए। नहीं तो उसको ब्लैक कलर कर दिया, सनलाइट तो अंदर आएगी। ये कैसे बोल सकते हो? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अरे कुछ ना कुछ लाइट तो डिफ्यूज करके जाएगी। तो स्टोर्ड इन वैक्स लाइंड ग्लास और प्लास्टिक वेसल्स इन डार्क। तो बोला कि यूरिया कैन बी एडेड एज अ स्टेबलाइजर। यूरिया को यहां पे ऐड कर देते हैं, जो क्या करता है? इसको स्टेबलाइज करता है, मतलब डिकम्पोजिशन प्रोसेस को स्लो करता है। इट इज केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट। It is kept away from dust because dust can induce explosive decomposition of the compound. तो वहां पे डस्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि डस्ट जो है इसका डिकम्पोजिशन को एक्सप्लोसिवली कराती है। तो इस वजह से डस्ट फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, सनलाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यूरिया ऐड करेंगे या तो वैक्स लाइंड ग्लास यूज करेंगे इसको स्टोर करने के लिए, या प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज करेंगे। मतलब ये सारी केयर लेनी पड़ती है। इंडस्ट्रियल में जो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्यों नहीं होता होगा? सब कुछ होता होगा। 0.3% तो बात सही है, लेकिन ये है कि अब 0.3% भी अगर चाहिए तो 0.3% वैल्यू फिक्स होनी चाहिए ना। अब पता चला आपने कंपोजिशन बदल दिया तो कंपोजिशन बदलने से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो कंपोजिशन को मेंटेन रखने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन को रोकना होगा। तो डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए ये सारी केयर तो आपको लेनी ही पड़ेगी। यूजेस में देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यूजेस क्या है? तो बोले कि इट्स वाइड स्केल यूज
has led to tremendous increase in the industrial production of hydrogen peroxide. Some of the uses are listed below. पहला यूज बता रहे हैं, इन डेली लाइफ इट इज यूज्ड एज अ हेयर ब्लीच. ठीक है, हेयर ब्लीच के फॉर्म में यूज करते हैं. एंड एज अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट, एज एन एंटीसेप्टिक इट इज सोल्ड इन द मार्केट एज परहाइड्रॉल. परहाइड्रॉल इंपॉर्टेंट नेम है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन जो इसको एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज किया जाता है उसको परहाइड्रॉल बोलते हैं. क्लियर? ये भी पूछा गया. दूसरा यूज बता रहे हैं, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स लाइक सोडियम परबोरेट एंड परकार्बोनेट विच आर यूज्ड इन हाई क्वालिटी डिटर्जेंट्स. जो अच्छे क्वालिटी के डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें सोडियम परबोरेट और परकार्बोनेट को यूज किया जाता है. परबोरेट या परकार्बोनेट मतलब पेरोक्साइड लिंकेज है कंपाउंड के अंदर. तो ये जो पेरोक्साइड लिंकेज है ये क्या करेगा, ये क्लॉथ की ब्लीचिंग करेगा, इससे कपड़ों की चमक बढ़ जाएगी. समझ में आया कि नहीं? तो कपड़ों में शाइनिंग बढ़ाने के लिए जो अच्छे क्वालिटी के डिटर्जेंट होते हैं उनमें सोडियम परबोरेट या परकार्बोनेट प्रेजेंट होता है. उसको बनाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज किया जाता है. तीसरा यूज बता रहा है, इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन. इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन, टार्टेरिक एसिड एंड सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. जैसे सिफेलोस्पोरिन एक मतलब एक ये मेडिसिन है जिसको बनाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करते हैं. अगला यूज बता रहा है, इट इज एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रीज एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल्स, पेपर पल्प, लेदर, ऑयल्स, फैट्स एटसेट्रा. ठीक है, तो इनको ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. फिर बता रहे हैं, नाउअडेज इट इज आल्सो यूज्ड इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. इसको कहां यूज करते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल इन पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स. तो इसके लिए यूज किया जाता है. ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज करते हैं. रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशन टू सीवेज वेस्टेज. तो जो ये जो मतलब जो सीवेज वेस्ट है उसमें एरोबिक कंडीशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको रिस्टोर करने के लिए. एरोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन लेवल, वहां पे जो भी एक्वेटिक लाइफ होगी उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज किया जाता है. अरे उसमें भी हो सकता है भाई. उसको जैसे उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट के बाद जो वाटर जो है रिलीज होता है, ठीक है, उस वाटर में ऑक्सीजन लेवल को परमिसिबल लेवल पे लाने के लिए इसको यूज किया जाता है. तो ये सब इसके यूजेस है. बाकी एक यूज जो आपने देखा, ऑयल पेंटिंग का कलर को रिस्टोर करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज किया जाता है. तो ये हो गया भाई पूरा डिस्कशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का. ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गिवन है हैवी वाटर. तो बोला इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. तो हैवी वाटर को न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन मॉडरेटर के फॉर्म में यूज किया जाता है. ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? हाई स्पीड न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराते हैं हैवी न्यूक्लियाई के ऊपर. तो उससे क्या होता है? वो न्यूक्लियस ब्रेक होकर के दो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है और सेकेंडरी न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं. तो आप एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराते हैं न्यूक्लियस पे तो 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं. और वो 3 न्यूट्रॉन जो है वो बाय बर्थ उनकी वही स्पीड होती है जो बम्बार्डेड न्यूट्रॉन की थी.
मतलब जो न्यूट्रॉन जनरेट होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, तो हाई काइनेटिक एनर्जी क्योंकि न्यूट्रॉन की है इसलिए वो अपने आप में कैपेबल है फर्दर न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए। तो 1 से 3 न्यूक्लियस ब्रेक हुए, नहीं एक न्यूट्रॉन ने एक न्यूक्लियस को ब्रेक किया, वहां से 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुए, वो 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं और हर स्टेप के साथ 3-3 न्यूट्रॉन जनरेट होंगे तो 9 न्यूट्रॉन जनरेट होंगे। वो 9 न्यूट्रॉन फर्दर 9 न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे तो 27 न्यूट्रॉन जनरेट होंगे, फिर वो 27 न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे तो 81 न्यूट्रॉन जनरेट होंगे। इस तरीके से क्या होता है, जीपी बन जाता है। तो ये जो होता है ये कहां होता है, ये एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन में होता है, वहां पे चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। अगर हम वही फिशन रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर परफॉर्म करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो वहां पे जब हम यही प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जो 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं उनमें से 2 न्यूट्रॉन की स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं। तो स्पीड को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज किया जाता है, न्यूट्रॉन मॉडरेटर यूज किया जाता है। वो न्यूट्रॉन मॉडरेटर कौन है, हैवी वाटर। तो ये क्या करता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है, तो अब वो न्यूट्रॉन फर्दर न्यूक्लियस को स्प्लिट नहीं करा पाता, ब्रेक नहीं करा पाता। तो इस तरीके से हम चेन रिएक्शन को मेंटेन नहीं होने देते, रिएक्शन को कंट्रोल्ड मैनर में परफॉर्म करते। तो इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड इन एक्सचेंज रिएक्शंस फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स। जैसे किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन इन्वॉल्व है तो हाइड्रोजन जिस एटम के साथ बॉन्डेड है उस एटम और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कितना इफेक्टिवली ब्रेक हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन का रेट क्या है ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किससे, ड्यूटेरियम के साथ, ठीक है। मतलब लेबल्ड हाइड्रोजन यूज करते हैं, ड्यूटेरियम मतलब क्या हो गया, लेबल्ड हाइड्रोजन। और फिर हम देखते हैं कि क्या वो सारा का सारा लेबल्ड हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में लेबल्ड हाइड्रोजन लाते हैं यानी कि ड्यूटेरियम लाते हैं और फिर देखते हैं क्या वो सारा का सारा लेबल्ड हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हो गया तो मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से हम रिएक्शन के रेट की स्टडी करते हैं, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। तो फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स उसके लिए भी यूज करते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो हैवी वाटर को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, वाटर की एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस से, और एज अ बाई प्रोडक्ट इन सम फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। हैवी वाटर वाटर के एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस होता है या कुछ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। Its physical properties are given in table 9.3. वो पीछे आपने देखा है, ठीक है, हैवी वाटर और वाटर का कंपैरिजन। It is used for the preparation of other deuterium compounds. जैसे आप ये देखो, ये रिएक्शन आप एल्केन की रिएक्शन केमिस्ट्री में भी आती है, रिएक्शन हमारा हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन केमिस्ट्री में। जैसे कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड को हैवी वाटर के साथ रिएक्ट करा रहा है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं इसके बारे में। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है ना, कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर ऐसा है, Ca2 पॉजिटिव, C2 2 नेगेटिव। ये है कैल्शियम कार्बाइड। अब इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, हैवी वाटर के साथ। तो ये जो कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन क्या करेगा, हैवी वाटर से एक ड्यूटेरियम रिमूव कर लेगा। ऐसे दूसरा वाला कार्बन आयन भी हैवी वाटर से ड्यूटेरियम रिमूव कर लेगा, तो दोनों साइड में ड्यूटेरियम आ जाएंगे। तो अब इससे देखो क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा C2D2, इससे C2D2 बन जाएगा। और क्या बन गया, प्लस CaOD ट्वाइस। C2D2 plus CaOD ट्वाइस।
हाँ, एल्काइन एसिटिलीन बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे H2O यूज करोगे C2H2 बन जाएगा। H2O यूज करोगे तो क्या बन जाएगा? C2H2। इसी तरीके से अगर हमारे पास एल्युमिनियम कार्बाइड है Al4C3, ये एल्युमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड को अगर हैवी वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो यहां पे बन जाता है CD4, मतलब मेथेन। मेथेन CH4 होता है, तो H की जगह पे यहां क्या आएगा? ड्यूटेरियम आएगा। प्लस क्या बनेगा? 4AlOD थ्राइस। बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन को लिखो तो यहां 12D2O यूज होता है। ठीक है ना? अब देखो, बेरिलियम और एल्युमिनियम में डायगोनल रिलेशनशिप होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर बेरिलियम कार्बाइड को भी हाइड्रोलाइज करोगे ना तो उससे भी CD4 ही बनेगा, मतलब CH4 या CD4 बनेगा। ठीक है, बेरिलियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है B2C। B2C, उसको D2O के साथ ट्रीट करोगे तो CD4 बन जाएगा और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOD ट्वाइस। इसी तरीके से आप देखो, अभी आपने देखा था SO3 वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है, तो SO3 हैवी वाटर से रिएक्ट करके D2SO4 बनाएगा। ठीक है, Al4C3 वाली रिएक्शन यहां पे लिखी हुई है। ये सब हैवी वाटर से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। अब इसके बाद बस ये लास्ट कंसेप्ट और रह गया, डाई हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो इसको कल की क्लास में कंप्लीट करते हुए एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। हाँ, आज ही भेज दो। टेस्ट आपका होगा हाइड्रोजन का, नेक्स्ट वीक आपका हाइड्रोजन का टेस्ट होगा, पूरा हाइड्रोजन। थ्योरेटिकल है तो क्वेश्चन करो इसके, तो पता चलेगा। इसकी असाइनमेंट भी शेयर की गई है, तो उसमें हाइड्रोजन के क्वेश्चन अलग होंगे, देख लेना। एस ब्लॉक के लिए मैंने बोला था पीरियोडिक टेबल रिवाइज करने के लिए, कर लिया है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्पेशली देख लेना। हाँ,